नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। व्योम सो रहा था, तभी उसके कानों के पास उसका फोन बजता है, जिस पर प्राची का कॉल आ रहा था। उसकी आवाज सुनकर वो डर कर उठ जाता है और बोलता है, अरे कौन है जो सुबह सुबह मुझे परेशान कर रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे ऐसा बोलने की? प्राची बेबी तुम? ओह सॉरी, गलती से बोल दिया मैंने, माफ कर दो। नो, अब मैं मम्मी जी से ही तुम्हारी शिकायत करूंगी। अरे यार माँ को मत बोलो, वो मुझे फिर से डांटेंगी। अरे बेबी मेरी बात तो सुनो। धत तेरे की, लगता है अब जान को मनाना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर प्राची गुस्से में कैफे चली जाती है और मुंह फुलाकर बोलती है, समझता क्या है अपने आप को? एक तो इतने प्यार से कॉल किया ताकि प्यारे से गुड मॉर्निंग विश करूं, आई लव यू जान कहकर उठाऊं, और ये मुझ पे ही चढ़ गया सुबह सुबह। बताऊंगी इसे तो मैं। वो गुस्से में ऐसे कर ही रही होती है कि व्योम आकर उसका प्यार से हाथ पकड़ता है और उसे बोलता है, प्राची बेबी ऐसे मत करो, तुम्हें लग गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे लगेगी तभी तो तुम्हें और अच्छा लगेगा, और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? बेबी तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जहाँ भी जाओगी मुझे पता चल ही जाएगा, और इतने गुस्से में तुम यहीं आ सकती हो ये मैं पहले से ही जानता हूँ। इसी बात का तो कहीं तुम फायदा नहीं उठा रहे ना मेरा, और तुमने मुझसे ऐसे बोला कैसे? हाँ बेबी यार नींद में मुझे पता ही नहीं चला कि फोन किसका आया है, मुझे लगा शायद दोस्त होंगे, और फोन बिल्कुल कान के पास रखा था। बहुत तेज की कान पर आवाज हुई, इसलिए थोड़ा रूडली हो गया। आई एम सॉरी ना प्राची, फिर से ऐसा कभी नहीं करूँगा। आई लव यू यार। आई लव यू टू। आगे से ऐसा हुआ ना तो देख लेना, कटप्पा की तरह टकला कर दूंगी। छी, तुम मुझे ऐसे करोगी? मैं टकला अच्छा लगूंगा क्या अपनी शादी में? नहीं, छी, कितने गंदे लगोगे, ऐसे ही सही हो। हाँ तो फिर ऐसे मत बोला करो ना। अच्छा, शादी की शॉपिंग मुझे तुम्हारे साथ करनी है, पता है ना? घर वालों ने शादी का मुहूर्त अगले हफ्ते का निकाला है। हाँ पता है, कर लेना जब मन हो, ऑफिस से भागता हुआ आ जाऊंगा, बस एक कॉल कर देना। ओ मेरा जानू, इतना सारा प्यार। हाँ नौटंकी, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं साथ में। आई नो तुमने कुछ खाया नहीं होगा। और इस तरह दोनों एक रोमांटिक सी जगह पर जाते हैं जहां वो ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी व्योम के पास उसकी माँ चेतना का कॉल आता है और वो उसे बोलती है, अरे बेटा तो बिना बताए कहाँ चला गया? पता है ना कि जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक घर से बाहर नहीं जाते। अरे माँ वो मैं बस थोड़ा काम से बाहर आया था। तेरा काम मैं अच्छे से जानती हूँ, जरूर तू बहू से मिलने गया होगा, तेरे पास ही बैठी है ना अभी। हाँ नहीं माँ, वो तो है ही नहीं। अरे रहने दे तू, मैं सब समझ चुकी हूँ, तू जल्दी से बहू को फोन दे दे। लो माँ से बात कर लो। जी मम्मी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? बस बहू मैं बढ़िया। और अच्छे से सुन लो तुम दोनों, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक एक दूसरे से मिलना जुलना बंद कर दो। और वैसे क्या कर रहे हो तुम दोनों? खैर छोड़ो ये सब, खुश रहो तुम दोनों। और पंडित जी ने मुहूर्त बता दिया है, तो बहू इसे बोल दियो कि हल्दी के फंक्शन का सामान लाना है, मैंने इसे लिस्ट भेज दी है। ठीक है मम्मी जी। पागल हो तुम, मुझे फोन क्यों दिया? तुम ही बात करते ना। माँ को तो पहले ही पता चल गया था कि मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ, तो क्या करता। अच्छा, मम्मी जी ने शॉपिंग करने के लिए बोला है, हल्दी का सामान लाना है, तो चलो। ठीक है, चलिए मोहतरमा। इसी तरह दोनों हल्दी के फंक्शन का सामान लेने चले जाते हैं और आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम खाते हुए बोलते हैं, अच्छा देखो सारा काम हुआ या नहीं बताते जाना, मैं लिस्ट में पढ़ रही हूँ और टिक करती जाऊंगी। ओके। पूजा का सामान आ गया? हाँ। हल्दी आ गई? हाँ आ गई। डेकोरेशन वाले को कॉल किया? कर दिया। केटर्स को कॉल किया? उसने फोन नहीं उठाया, शाम को बात कर लूंगा। ओके। तुमने इसका खाना तो टेस्ट किया है ना? I mean, तुम श्योर हो ना? क्योंकि मेरी मम्मी ने इसी को शादी में खाना बनाने के लिए रखा है। हाँ पागल, अच्छा बनाता है वो, जान पहचान है उससे काफी। ओके, सब डन हो गया, चलो मुझे घर ड्रॉप कर दो। या तुम्हारी मम्मी ने मना कर दिया, शादी तक हम मिल नहीं सकते, अब मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग कैसे करूँगी? मैं हूँ ना, करवा दूंगा, बस तुम्हारा मेकअप से लेकर तुम्हारा लहंगा हील सब मैं शॉपिंग करवाऊंगा। ओके जान। ओए पागल हो क्या, सबके सामने? क्या करूँ, खुशी के मारे रहा ही नहीं गया। व्योम उसे उसके घर ड्रॉप करता है। अगले दिन हल्दी का फंक्शन होता है। व्योम को हल्दी लग रही होती है, जहाँ उसके दोस्त उसे हल्दी लगाते हुए बोलते हैं, अबे साले कैसे खुश होकर हल्दी लगवा रहा है? शादी के बाद तेरी खुशियाँ गम में बदल जाएंगी जब प्राची तुझे सताया करेगी।
अबे तुझे क्यों दर्द हो रहा है? मुझे उसके सताने से, पीटने से, उसके गुस्से से भी प्यार है। कितनी क्यूट लगती है उस वक्त। हाय। देख रहे हो आंटी जी, आपका बेटा लट्टू है प्राची भाभी पर। मेरा बेटा बहू ही इतनी प्यारी लेकर आया है कि लट्टू, फिरकी, पहिया, बॉल सब है। और इस चक्कर में मुझे मत भूल जाइयो, समझा? वरना तेरी खैर नहीं। अरे माँ बहुत लग रही है, छोड़ो ना, कभी नहीं करूँगा। आप मेरी प्यारी माँ जो हो। अच्छा नीरज, इसकी हल्दी छुड़वा दे, इसकी उतरी हुई हल्दी बहू को लगवानी है। इतना सुनकर नीरज उसकी उतरी हुई हल्दी एक बाउल में डालता है और प्राची के घर लेकर जाता है, जहां उसके घर वाले बारी बारी से उसे हल्दी लगाते हैं। हल्दी चढ़ने के कुछ देर बाद उसके चेहरे का निखार देखकर उसकी सहेलियां उसे छेड़ती है। तभी प्राची की माँ सविता बोलती है, अरे मेरी बेटी को ऐसे तंग मत करो। देखो व्योम के प्यार का रंग कैसे उस पर चढ़कर बोल रहा है कि व्योम प्राची से कितना प्यार करता है। माँ आप भी मेरी टांग खींच रही हो ना? प्राची ये कहकर शर्माती हुई अंदर चली जाती है और मिरर में खुद को देखकर शर्मा के बोलती है, सच में मुझे व्योम के प्यार का रंग चढ़ गया है। कितना ग्लो कर रहा है ना मेरा फेस। हाँ लगाई हल्दी है, पर पीली की जगह तो तू शर्मा शर्मा कर लाल हुए जा रही है। कहो तो व्योम को भेज दूं तेरी फोटो। माँ आप फिर से मेरी टांग खींच रही हो ना? अरे मैं अपनी बेटी की सिर्फ माँ थोड़ी हूँ, दोस्त भी तो हूँ उसकी। और ऐसा मैंने झूठ क्या बोला? तो इतनी लाल हो ही गई है पागल सी। अब जा जाकर कुछ खा ले, वैसे भी पूजा खत्म हो गई है। ठीक है माँ, फिर मैं आराम करूँगी, डिस्टर्ब मत करना। ठीक है बेटा। इतना बोलकर प्राची रेडी हो जाती है और व्योम के कॉल करते ही घर के पीछे वाले दरवाजे से छुपकर उसके साथ अपनी शादी की शॉपिंग करने चली जाती है, जहां प्राची लहंगे सिलेक्ट करती है और व्योम को दिखाती है। व्योम इशारे से उसे मना कर देता है। फिर कुछ देर बाद वो एक डमी पर लहंगा देखता है और उसकी चुन्नी प्राची को उड़ाकर बोलता है, इसमें तुम बिल्कुल मेरी दुल्हनिया लग रही हो। अच्छा है ना ये वाला? बहुत ही ज्यादा प्रिटी है पागल। चलो अब मुझे मैचिंग की ज्वेलरी, कुंदन वाला हार और प्यारा सा मांग टीका, इसी कलर का चूड़ा, नेल पेंट, बिंदी और कमरबंद, ये सब चाहिए। बाप रे बाप, इतना सब और खरीदोगी अभी? हाँ, और जोड़े में लगाने के लिए बहुत प्यारे से फ्लावर्स चाहिए, वो तुम उसी दिन याद से भिजवा देना। और हाँ, मैं छुप कर आई हूँ, जल्दी से शॉपिंग करवाओ मेरे पसंद की। अगर कुछ रह गया ना तो देखना शादी ही नहीं करूँगी। अरे जान ऐसे मत बोलो, शादी तो तुमसे करके ही रहूंगा, इसीलिए चलो तुम्हारी शॉपिंग कंप्लीट करवाऊं। इतना बोलकर व्योम एक एक करके उसे सारी शॉपिंग करवाता है, जिसमें वो हर सामान को लेने में 2-3 घंटे लगाया करती। सब सामान लेने के बाद वो व्योम के गले लगकर बोलती है, थैंक यू व्योम, तुमने मेरी सारी मनपसंद चीजों की शॉपिंग करवा दी। अब देखना कितनी सुंदर लगूंगी उस दिन। तुम तो पहले से ही इतनी अच्छी लगती हो मुझे जान, अब क्या जान लेकर मानोगी मेरी? हट पागल। इतना बोलकर व्योम उसे घर पर ड्रॉप करता है और प्राची चुपके से अपने बेड पर आकर लेट जाती है। किसी को पता नहीं चलता। 2 दिन बाद में प्राची के हाथों में व्योम के नाम की मेहंदी लगती है, जिसका रंग बहुत गहरा आता है। और अगले दिन उसकी शादी बड़ी धूमधाम के साथ व्योम से होती है। सारी फैमिली एक साथ फोटो क्लिक करवाती है। सेंधी रात को ऑफिस से थकी हारी घर आती है और उसके आते ही उसकी सास रेवती उससे बोलती है, बहू इस महीने घर का किराया नहीं गया और ना ही अभी तक बिल भरा गया है। माँ जी थोड़ा टाइम और दो, सब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब फ्रेश होके खाना खा ले, एकांश भी आता ही होगा। नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं खाना। एकांश जी आए तो उनको बोलना कि वो खा लें। क्यों, तुझे क्यों नहीं खाना? ऑफिस से आते हुए मैंने मोमो खा लिए थे, तो अब कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही। खाना खाने की इच्छा होगी भी कैसे? मोमोज जो ठूस कर आई है, अगर तुझे खाना नहीं खाना होता है तो बोल दिया कर, मैं तेरे लिए खाना नहीं बनाऊंगी, तू रोज रोज बाहर से मोमोज ही खाया कर। माँ जी आप राय का पहाड़ क्यों बनाने लगती हैं? सब खा रहे थे, उन्होंने मुझे भी फोर्स किया तो मैंने भी खा लिया, इसमें कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। रेवती सेनवी को मोमोज के लिए डांट ही रही होती है कि तभी एकांश घर आता है और दोनों सास बहू को ऐसे लड़ता देखकर वहाँ से निकलने लगता है।
तभी रेवती उसे रोकते हुए बोलती है। अरे तू अपनी बीवी को कुछ समझाता क्यों नहीं है? वो रोज रोज मोमोज खा के आती रहती है। कभी ऐसा ना हो कि मोमोज खाते खाते खुद ही मोमोज बन जाए। माँ, मैं तो रोज समझाता हूँ, पर क्या करूँ, आपकी बहू है ना मेरी, सुनती ही नहीं। आप ही समझा कर देख लो। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी, मैं बहुत थक चुकी हूँ और अब सोने जा रही हूँ। ये बोलकर सेनवी सोने के लिए चली जाती है और एकांश फ्रेश होकर खाना खाने के लिए आता है। रेवती उसको खाना परोसकर उससे बोलती है। इस लड़की के इतने नखरे हैं, पता नहीं इसकी माँ ने इसे कैसे झेला होगा। और तू देख लिया ना लव मैरिज का नतीजा। मुझे तो समझ ही नहीं आता, रोज रोज मोमोज कैसे खा लेता है तू। माँ छोड़ो ना इन सब बातों को। अरे मुझे क्या, तेरी बीवी तू जाने। ये बोलकर रेवती उसे खाना देकर वहाँ से चली जाती है और एकांश खाना खाकर अपने रूम में जाता है, जहाँ वो देखता है कि सेनवी अपने रूम के चक्कर लगा रही है। उसको ऐसे रूम में चक्कर लगाता देखकर एकांश उससे बोलता है। क्या हुआ जो नागिन की तरह फन फैलाकर पूरे रूम में घूम रही हो? एकांश, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मैं माँ जी से ऐसे बात करती हूँ, पर माँ जी हैं कि रोज मेरे मोमोज के लिए कुछ ना कुछ बोल ही देती हैं। अब आपको तो पता है ना कि मैं मोमोज के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। हाँ मेरी जान, मुझे बहुत अच्छे से पता है, पर तुम परेशान क्यों हो? कौन सा माँ के बोलने से तुम मोमोज छोड़ दोगी? तुम्हें हमेशा मजाक ही सूझता है। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं भी अपनी मोमोज की छोटी सी शॉप खोल लूं। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? खतरनाक, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पर एक बात बताओ, अगर तुम अपने मोमोज की शॉप खोलोगी तो तुम्हें नहीं लगता कि जितना तुम बेचोगी नहीं, उससे ज्यादा तो तुम खा जाओगी? सेनवी एकांश की बात सुनकर उसे घूरने लगती है और एकांश उसको ऐसे देखकर सो जाता है। अगले दिन एकांश तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने लगता है और सेनवी को आवाज लगाकर उससे बोलता है। सेनवी, आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? जल्दी आओ यार, मुझे तुम्हें ऑफिस छोड़कर अपने ऑफिस भी जाना होता है। तेरी बीवी आज कहीं नहीं जाने वाली। क्यों माँ, क्या हुआ? अरे मुझे क्या पता, तू खुद जाके देख ले रसोई में और पूछ लियो उससे वो इतने सारे मोमोज क्यों बना रही है। क्या मोमोज बना रही है? ये सेनवी पागल हो चुकी है। इतना बोलकर एकांश रेवती को सेनवी के आइडिया और रात के बारे में बताता है, जिसे सुनकर रेवती एकांश को ऑफिस भेजकर मोमोज बनाने में अपनी बहू का साथ देती है और उसे बोलती है। किसी की नौकरी करने से अच्छा है खुद का काम करें। बहू ने सही फैसला लिया है और मैं उसके साथ हूँ। ये बोलकर दोनों सास बहू कुछ मोमोज बना लेती हैं। मोमोज तैयार होने के बाद में सेनवी अपनी सास से बोलती है। माँ जी, इन मोमोज को बेचने से पहले हम ट्राई कर लेते हैं, आखिर हमारे मोमोज बने कैसे हैं, ताकि जब हम अपने मोमोज ग्राहक को दें तो ग्राहक कहीं और न जाकर हमसे ही मोमोज लेने आए। बात तो सही है तेरी, पर बहू ये मोमोज नहीं खाती, इसलिए तू ही खाकर देख और बता कोई कमी तो नहीं है इसमें। सेनवी एक मोमोज खाकर देती है, जिसे खाने के बाद उसको लगता है कि मोमोज अभी थोड़े कम पके हैं। जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर उन मोमोज को अच्छे से स्टीम करते हैं। मोमोज को अच्छे से स्टीम करने के बाद सेनवी एक बार फिर से मोमोज को ट्राई करती है और अपनी सास से बोलती है। माँ जी, मोमोज तो ठीक ही लग रहे हैं, पर इसकी चटनी कोई खास नहीं लग रही। मुझे लगता है इसमें नमक कम है। ये बोलकर वो सॉस में थोड़ा सा नमक डाल देती है और इस तरह देखते ही देखते अपने हाथों से बनाए वो आधे से ज्यादा मोमोज खा जाती है। जिसके बाद वो अपनी सास से बोलती है। माँ जी, अब ये मोमोज परफेक्ट लग रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अपने ऑफिस के बाहर उस चिंगचोंग के मोमोज खाए थे। वो सब तो ठीक है बहू, पर अब थोड़े से ही मोमोज बचे हैं और इसे बेचने का कोई फायदा नहीं है। ये तो है, पर कोई बात नहीं माँ जी, आज रहने देते हैं। कल से हम मोमोज बेचना शुरू करेंगे। आप समझो कि आज ये अपना ट्रायल था। पर ये जो मोमोज बचे हैं इनका क्या? ओहो माँ जी, आप टेंशन क्यों लेती हैं? मैं हूँ ना, मैं इसे खत्म कर दूंगी। ये बोलकर सेनवी बचे हुए मोमोज भी खा जाती है। रात को एकांश घर वापस आता है और दोनों से बोलता है। तो कैसा रहा आप दोनों का मोमोज का बिजनेस? किसी ने लिया या खुद ने ही खा लिया? हम कल से शुरू करेंगे। अच्छा, तो आज जो मोमोज बनाए वो खुद ही खा गई? माँ, ये तो बस मोमोज खाने के बहाने ढूंढती है, पर आप तो समझदार है ना, फिर भी आप इसका साथ दे रही हो। आप माँ जी को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। आपको अच्छा नहीं लगता ना हम दोनों का एक साथ रहना?
यार आप दोनों को जो करना है करो। ये बोलने के बाद एकांश अपने रूम में जाकर अपने ऑफिस का काम करने लगता है और अगले दिन फिर से दोनों सास बहू मिलकर पहले से भी ज्यादा मोमोज बनाती है और बेचना शुरू करती है, जहां सेनवी मोमोज बेचने के साथ साथ उन्हें खा भी रही होती है। ये देखकर उसकी दुकान पर आई हुई एक ग्राहक उसे बोलती है, अरे वाह बहन, मोमोज बेचने के साथ साथ अपने ही मोमोज खा भी रही हो। मेरे मोमोज मेरी मर्जी, तुम कौन होती हो मुझे कुछ बोलने वाली? चुपचाप से मोमोज खाओ, पैसे दो और निकलो यहाँ से। मुझे नहीं खाने तुम्हारे मोमोज। एक काम करो, अपने मोमोज खुद ही खाकर खत्म कर लो। वो ग्राहक सेनवी की बदतमीजी के लिए उसे बोल ही रही होती है कि तभी उसकी शॉप पर कुछ ग्राहक और आ जाते हैं, जिसे देखकर वो सभी ग्राहक को भड़का देती है, जिसके बाद सेनवी की शॉप पर कोई नहीं आता, पर फिर भी उसकी शॉप के सारे मोमोज खत्म हो जाते हैं। दोनों सास बहू घर जाकर एकांश को आज की सारी बात बताती है, जिस पर उसको उसकी माँ बोलती है, आज हमने शॉप खोली और सारे मोमोज खत्म हो गए। ये तो अच्छी बात है, पर आप दोनों का मुंह क्यों बना है? क्योंकि उनमें से एक भी मोमोज नहीं बिके और सारे मोमोज मैंने खा लिए। अब मैं कल से ऑफिस जाऊंगी। मेरा मोमोज बेचकर पैसे कमाने का भूत अब उतर चुका है। ये बोलकर सेनवी उसको सारी बात बताती है और मोमोज का बिजनेस छोड़ने का फैसला लेकर अगले दिन से अपना ऑफिस एक बार फिर से ज्वाइन कर लेती है और पहले की तरह ही बाहर से मोमोज खाना शुरू कर देती है। नीता की सास नीता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, तो नीता भी सास को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। दोनों ही एक दूसरे पर ताना कसने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे और मौका मिलते ही झगड़ना शुरू कर देते थे। नीता की सास अपनी दादागिरी में रहती थी, तो नीता अपने नखरे और अकड़ में रहती थी। दोनों में से झुकना कोई भी नहीं चाहता था। एक बार की बात है, नीता ने खाना बनाया और सब्जी में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया, तो नीता की सास ने पूरे घर में सब्जी में ज्यादा नमक को लेकर कोहराम मचा दिया। हे भगवान, ये सब्जी में नमक है या नमक में सब्जी? जो है बस यही है सासू माँ, खाना है तो खाइए वरना आपकी मर्जी। अरे रवि बेटा, ये कैसी लड़की है? इसकी माँ ने तो इसे कुछ सिखाया ही नहीं। देखो, इसे खाना बनाना भी नहीं आता। आज तो इसने सब्जी में पूरा नमक ही डाल दिया है। अब तो लगता है भूखे ही सोना पड़ेगा। अरे मैं तो फंस गई ऐसी लड़की से तेरा ब्याह करके। नीता, क्या ये सब्जी ठीक हो सकती है? नीता ने हाँ कहकर सर हिलाया और किचन की तरफ सब्जी को ठीक करने के लिए चली गई। नीता ने सब्जी में थोड़ा सा पानी बढ़ाकर पका दिया और सब्जी लेकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। जैसे ही नीता की सास ने सब्जी खाई, उन्होंने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे ये क्या है? इसमें तो पूरा पानी भरा हुआ है, इसे कैसे खाएं? आज तो मेरे भाग्य में लगता है खाना खाना है ही नहीं। अब नीता सोचने लगी कि इन्हें तो इसका सबक सिखा कर रहूंगी। अगले दिन नीता की सास ने चाय बनाई। नीता ने चुपके से किचन में जाकर चाय में नमक भर दिया। अब पता चलेगा इन्हें, नीता से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। जैसे ही रवि ने चाय पी, रवि का बुरा सा मुंह बन गया और उसने चाय थूक दी। अरे माँ, ये कैसी चाय बनाई है? इसमें तो पूरा नमक ही नमक है। इतना सुनते ही नीता जोर जोर से हंसने लगती है। इस बात को लेकर नीता की सास और नीता के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा होता है। नीता का पति रवि चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता और ना ही वह इन दोनों के बीच झगड़ों में पड़ना चाहता था। अगले दिन, क्या बात है नीता, आज खाना नहीं बनाओगी क्या? मुझे ऑफिस जाना है, जल्दी करो। सुनो जी, मुझसे अब ये खाना वाना नहीं बनेगा। अपनी माँ से बोलो जाकर, वही बनाएंगी खाना आपसे। क्यों भाई, तुम्हारे हाथ दुख रहे हैं खाना बनाने में? अगर मुझसे खाना बनवाना है ना, तो पहले उस बुढ़िया को घर से बाहर निकालो। सारा दिन मुझ पर दादागिरी झाड़ती रहती है। माँ घर छोड़कर नहीं जाएगी। ठीक है, तो मैं ही चली जाती हूँ ये घर छोड़कर, तुम रहो अपनी माँ के पास। रवि माँ के पास जाता है,
कि चलो नीता तो समझने को तैयार नहीं है, माँ को ही समझा कर देखता हूँ। जैसे ही रवि कमरे में जाता है, माँ को उदास बैठा देख उसे बड़ी दया आती है। माँ से बिना कुछ कहे ही कमरे से वापस जाने लगता है। तभी माँ उसे रोकती है। सुन रवि बेटा, तू मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ा, मैं इस लड़की के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। अरे ये कलमुही तो मुझे जीने नहीं देगी, नासपीती कहीं की। हे भगवान, उठा ले मुझे। रवि वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब बेचारा रवि किचन की तरफ जाता है और कपड़े बदलकर खाना बनाना शुरू कर देता है। खाना बनाकर रवि एक थाली माँ को और दूसरी थाली नीता को देने के बाद खाना खाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। रवि ऑफिस में बैठा बहुत सोचता है, लेकिन उसे इस समस्या का कोई समाधान नजर नहीं आता। इतने में रवि का दोस्त सुनील उससे कहता है, अरे क्या हुआ रवि, किसके ख्यालों में खोए हुए हो? घर में सब ठीक तो है ना? हाँ? अरे नहीं यार, क्या बताऊं, बस घर में थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है। अरे तो इसमें कौन सी नई बात है भाई, हर घर की यही कहानी है मेरे दोस्त। पर मेरे घर में तो कुछ अलग ही महाभारत चल रही है। अरे चिल मारना यार, छोड़ बेकार की टेंशन। अपने दोस्त सुनील की बात सुनकर रवि हाँ में हाँ तो मिला देता है, पर वह चाह कर भी सब कुछ भूल नहीं पा रहा था। एक दिन नीता को अपनी सास से छुटकारा पाने का एक उपाय सूझता है। वह झटपट किचन की तरफ भागती है और एक कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल लाकर घर की सीढ़ियों में फैला देती है और मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है और चुपचाप जाकर बैठ जाती है। अब वहाँ माँ के मंदिर जाने का इंतजार करने लगती है। आज तो इस बुढ़िया की हड्डी पसली टूट जाएगी, कितना मजा आएगा। अब पता चलेगा उसे कि नीता से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। तभी बैठे बैठे उसे नींद आ जाती है और वह सो जाती है। अचानक उसके कान में आवाज पड़ती है, नीता दीदी, नीता दीदी। आवाज सुनकर नीता जाग जाती है। अरे ये तो मेरी बहन बीता की आवाज है। ओह माय गॉड, आज कितने दिनों बाद बीता घर आई है। अब नीता खुश होकर कमरे से बाहर सीढ़ियों की तरफ भागती है। वह भूल जाती है कि सीढ़ियों पर तो उसने तेल फैलाया था। तभी नीता का पैर फिसलता है और वह सीढ़ियों से गिर जाती है। आई माँ, कोई तो आओ। हाय देखो मुझे कितनी चोट लग गई। आए रे, मैं तो मर गई। हे भगवान, कोई तो उठाओ आकर। हाय रे। नीता की बहन बीता और नीता की सास भागते हुए उसके पास पहुंचते हैं। नीता दीदी, क्या हो गया आपको? अरे कितनी बार मना किया है तुझे, संभल कर चला कर, लेकिन तू तो एरोप्लेन की तरह इधर से उधर भागती रहती है। कुछ कह दो तो महारानी का मुंह फूल जाता है। नीता की सास जल्दी से डॉक्टर के पास फोन मिलाती है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर भी वहाँ आ जाता है। अरे माँ जी, इन्हें तो काफी चोट आई है, ये सब हुआ कैसे? अरे क्या बताऊं डॉक्टर साहब, दिन भर एक टांग पर खड़ी होकर घर का सारा काम करती है। बेचारी थक गई होगी, इसीलिए गिर गई। एक्चुअली चोट काफी सीरियस है, अब तो कुछ दिनों तक इनको प्रॉपर बेड रेस्ट करना पड़ेगा। हे भगवान, मेरी बहू को जल्दी से ठीक कर दो, मैं हर मंगलवार प्रसाद चढ़ाऊंगी। सास की बात सुनकर नीता बहुत शर्मिंदा होती है। अब नीता की सास घर के सारे कामों के साथ साथ नीता की भी खूब सेवा करती थी। नीता को टाइम पर खाना खिलाना, टाइम पर दवाई देना, उसके पैरों की मालिश करना, ये सारी सेवाएं जब उसकी सास नीता के लिए करती है तो नीता को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। सास और बहू में बढ़ती नजदीकियां देखकर रवि के दिल को बहुत तसल्ली मिलती है और वह नीता के पास जाता है और बोलता है, सास बहू में प्यार कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। हे भगवान, पहले क्यों नहीं तोड़ी इसकी टांग। चुप रहो जी। नीता मन ही मन कसम खा लेती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी सास से कभी झगड़ा नहीं करेगी। अब वह सास को खूब आदर सम्मान देने लगती है। दोनों के बीच झगड़े होना बिल्कुल बंद हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ खूब प्यार से रहने लगती हैं। दोनों के बीच इतना प्यार देखकर
रवि भी बहुत खुश हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।